वेलकम टू पॉन्डर एकेडमी। तो ज्योग्राफी के ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हम लोग देखा था कि क्या होता है, गैलेक्सी कैसे बनती है, स्टार का लाइफ साइकिल क्या होता है, रेड जाइंट स्टार, पल्सर, न्यूट्रॉन, ब्लैक होल के बारे में जाना था कि ब्लैक होल जब कोई भी स्टार की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है तो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बाद आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे देखेंगे ब्लैक होल के बाद क्या होता है। जैसे ब्लैक होल को हम लोग दूरबीन से भी नहीं देख पा रहे थे और इसका आकार बहुत बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, और इसका मटेरियल इतना डेंस होता है कि इसके पदार्थ का अगर एक चम्मच पार्ट भी उठाया जाए तो उसका वजन अगर रिलेटिवली कंपेयर करें तो कई हाथी के बराबर होगा। तो ब्लैक होल में मटेरियल इतना डेंसली कंडेंस्ड होता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग अपना जो नेक्स्ट है अपने सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, और सोलर सिस्टम में फिर अर्थ, प्लैनेट और भी अदर जो सेलेस्टियल बॉडी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सोलर सिस्टम से जैसे पहले हम एक जान लेंगे कि तारामंडल। तो जब भी हम लोग रात में आसमान को देखते हैं तो बहुत सारा एक पैटर्न नज़र आता है, स्टार का पैटर्न नज़र आता है जो बहुत सुंदर आकृति में व्यवस्थित होता है। तो इस तरह के पैटर्न को, जो तारों का समूह होता है बना हुआ, उसको हम लोग तारामंडल कहते हैं। तो आज के टाइम में इसकी संख्या लगभग 88 मानी गई है। ठीक है, और पैटर्न के समूह को कहते हैं तारामंडल। इसके अलावा जो कुछ फेमस जिसको हम लोग मानते हैं, जैसे सप्तऋषि तारामंडल हो गया, जिसको हम लोग अगर देसी में बोले तो सतवहिया वही बोलते हैं कि, तो सप्तऋषि में 7 तारामंडल होता है। उसी को मिलाते हुए जब हम लोग देखते हैं तो एक ध्रुव तारा मिलता है हमको साथ में, एकदम नॉर्थ पोल के जस्ट ऊपर, उत्तरी ध्रुव के पर स्थित तारा जो रहता है जस्ट ऊपर, उसको हम लोग पोलर स्टार या ध्रुव तारा बोलते हैं। और ये हमेशा एक फिक्स जगह पर रहता है, आसमान में हमें एक फिक्स जगह पर दिखाई देता है। तो ये हो गया कि तारामंडल। अब सारा उसमें डिटेल जानना जरूरी नहीं है, बस तारामंडल का जो एक दो एग्जाम्पल हो गए, जैसे सप्तऋषि हो गया और किसको कहते हैं। ठीक है, अब आगे जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट, जिसमें हम लोग खुद रहते हैं, हमारा अपना घर, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम बना किससे किससे है? तो सबसे पहले सूर्य, फिर उसके जितने प्लैनेट हैं, जितना उसका उपग्रह है नेचुरल, और उसके अलावा जो अदर सेलेस्टियल बॉडी है, अन्य खगोलीय पिंड, जैसे हो गया एस्टेरॉयड, हो गया मीटियोर्स, हो गया या फिर कॉमेट वगैरह। तो ये सबको मिलके, सबको एक साथ मिला के हमारा सोलर सिस्टम बनता है। तो अगर सोलर सिस्टम को डिफाइन करना चाहें तो सूर्य और उसके चारों ओर जितना भी इसमें सेलेस्टियल बॉडी होता है सोलर सिस्टम में, हर कोई सन को ऑर्बिट कर रहा होता है। तो उसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले ग्रहों, उपग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के सिस्टम को, यानी मंडल को सोलर सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 8 ग्रह हैं हमारे पास। 8 ग्रह में सूर्य के सबसे नज़दीक है वो मरकरी, बुध, वेनस, शुक्र, अर्थ यानी जिसपे हम लोग रहते हैं पृथ्वी, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। तो ये टोटल 8 ग्रह हैं हमारे सोलर सिस्टम में। उसमें से मरकरी से लेके मार्स तक, ये चारों को हम लोग इंटरनल या फिर इंटरनल प्लेनेट बोलते हैं, आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह का क्या खासियत है कि ये रॉकी प्लेनेट होता है। ये इसका जो सरफेस है वो सॉलिड है, रॉकी प्लेनेट होता है, और इसका साइज अदर के कंपैरिजन में छोटा होता है। साइज छोटा होता है बट डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो मरकरी से लेके मार्स तक हो गया हमारे इंटरनल प्लेनेट, और फिर जुपिटर से लेके नेपच्यून तक, यानी जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इसको कहते हैं हम लोग एक्सटर्नल प्लेनेट या फिर जॉवियन प्लेनेट। तो एक्सटर्नल प्लेनेट का क्या है, तो इसका साइज ज़्यादा होता है, साइज ज़्यादा हो गया, डेंसिटी कम, डेंसिटी कम के बाद साथ में
इसका जो सरफेस है वो गैसियस है, गैस का बना होता है। इंटरनल सारे सॉलिड हैं और ये गैसियस है। और इसके अलावा एक खासियत होता है कि इन सब के पास, जितने भी जॉवियन प्लेनेट हैं, इन सब के पास रिंग होता है, यानी उसके चारों ओर सराउंडिंग में एक रिंग टाइप का बना होता है छल्ला, जो कि विजिबल होता है। चूँकि होता सबके पास है, बट सैटर्न के पास ज़्यादा है उसका नंबर, इसीलिए उसको हम ज़्यादा विजुअल है वो। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं इसको इधर से, कि ये तो हमारा सन हो गया, उसको सबसे करीब है मरकरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, और इसके बीच में एक सेरेस है, ये डॉर्फ प्लेनेट है, इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिर जुपिटर, फिर सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर नेपच्यून, और लास्ट में प्लूटो। प्लूटो भी डॉर्फ प्लेनेट है। 2000 शायद 6 से पहले, शायद 2006 से पहले ये प्लेनेट हुआ करता था, बट बाद में प्लेनेट का डेफिनेशन चेंज कर दिया गया, तो इसके कारण प्लूटो उससे कैटेगरी से बाहर हो गया। उसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी है उसको हम लोग प्लैनेट किस आधार पे मानते हैं, क्या उसका कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई इसमें। अब साइज के अनुसार कि कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, तो उस हिसाब से अगर देखना चाहें तो जैसे ये हमारा सोलर सिस्टम हो गया, सन है, उसको सारे प्लैनेट सराउंड कर रहे हैं। सबका सराउंड करने का जो ऑर्बिट है वो भी अलग है, उसका स्पीड भी अलग अलग होता है। उसके बारे में जब हम लोग आगे हर प्लैनेट को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में आगे जानेंगे। ठीक है, तो साइज के अनुसार तो सबसे बड़ा है बुध, उसके बाद सब बुध के बाद मंगल यानी कि मार्स, फिर शुक्र, वेनस, फिर अर्थ, फिर हमारा यूरेनस, नेपच्यून, फिर सैटर्न, और सबसे बड़ा बृहस्पति। तो हमारा सोलर सिस्टम का सारा जो 99.8% इतना जो मास है वो सारा सन के अंदर है। बाकी 0.2% में सारा सेलेस्टियल बॉडी, सारा प्लेनेट, सैटेलाइट सब उसी के अंदर आता है। और ये जो 0.2% है, इसका 95% लगभग, इसका भी 95% है जुपिटर के पास। यानी जुपिटर सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा सन है, उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा है जुपिटर। ठीक है, तो इस तरह ये हो गया हमारा सोलर सिस्टम का मूवमेंट। जब हम लोग टॉप से देखते हैं तो इस तरह का दिख रहा होता है कि सूर्य के चारों ओर सब चक्कर लगा रहा है और सन स्थिर है, बट एक्चुअल में ऐसा है नहीं। ये जो मूवमेंट है, सन भी आगे की ओर मूव कर रहा है, मतलब वो 8 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये आगे की ओर जा रहा है, और अपने साथ सारा प्लेनेट को लेके जा रहा है। तो इस तरह से जो सोलर सिस्टम का मूवमेंट है वो एक्चुअल में स्पाइरल है। स्पाइरल मूवमेंट जो होता है उस तरह का है। अगर देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से स्पाइरल का क्रिएशन हो रहा है सन के मूवमेंट के कारण। ठीक है, तो अब देख लेते हैं एक बार कि कोई भी सेलेस्टियल बॉडी के प्लेनेट बनने का क्या कंडीशन है, कैसे उसको प्लेनेट मानेंगे हम लोग। तो सबसे पहला है कि वो सन के चारों ओर एक फिक्स्ड ऑर्बिट में, निश्चित कक्षा में चक्कर लगाना चाहिए। उसका ऑर्बिट हमेशा फिक्स रहना चाहिए। दूसरा है कि उस सैटेलाइट ना हो, कोई उपग्रह ना हो, यानी कोई और ऐसा नहीं हो कि कोई और अदर बॉडी के अराउंड भी वो मूव कर रहा है। वो सिर्फ और सिर्फ सोलर सिस्टम में सन के अराउंड ही करना चाहिए परिक्रमा। ठीक है, सबसे पहला हो गया उसका ऑर्बिट फिक्स होना चाहिए। दूसरा वो सैटेलाइट ना हो। तीसरा उसके पास एनफ मास हो, यानी इतना उसका द्रव्यमान हो कि वो ऑलमोस्ट एक स्फेरिकल शेप को होल्ड कर पाए। ठीक है, तो उसका शेप हमेशा स्फेरिकल टाइप का होना चाहिए। तो एक थर्ड कंडीशन हो गया। और इसके अलावा उसका जो ऑर्बिट है कोई और सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट को क्रॉस ना करे, यानी अपना जैसे इस तरह से घूम रहा है अगर वो, ये उसका ऑर्बिट हो गया, एक ये दूसरा का ऑर्बिट हो गया। और अगर एक कोई है जिसका ऑर्बिट इस तरह का है, यानी दूसरे के ऑर्बिट को क्रॉस कर रहा है, जिसको हम लोग प्लेनेट नहीं मानेंगे। इसी ये फोर्थ कंडीशन के आधार पर ही प्लूटो को प्लेनेट के कैटेगरी से बाहर कर दिया गया था 2006 में शायद। तो
अब इस तरह का क्या, जब ये चारों कंडीशन फुलफिल करेगा कोई भी सेलेस्टियल बॉडी, खगोलीय पिंड, तो उसको हम लोग कहेंगे प्लेनेट। अगर इसमें से चार में से पहला तीन तो कर दे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड कर दे, बट फोर्थ फिल ना कर रहा हो, तो उस तरह के सेलेस्टियल बॉडी को हम लोग कहते हैं ड्वार्फ प्लेनेट, यानी बौना ग्रह। तो जैसे बौना ग्रह का एग्जाम्पल देख लेते हैं, प्लूटो हो गया, एरिस हो गया, इस यहाँ पे हमने देखा था सेरेस, वो भी एक बौना ग्रह था, या फिर एरिस यहाँ पर है, प्लूटो यहाँ पर, तो ये सब ड्वार्फ प्लेनेट की कैटेगरी में आता है। ठीक, अब इसके अलावा और भी कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी है सोलर सिस्टम में, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एस्टेरॉयड हो गया, मीटियोराइट्स, मीटियोर्स, मीटियोराइट्स, तो ये सब क्या क्या है इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एस्टेरॉयड के बारे में। तो एस्टेरॉयड जनरली मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। ये हमारे जुपिटर है, इधर मार्स है, इसके बीच का ये जो बेल्ट है पूरा, जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि रॉकी प्लेनेट, बहुत सारा प्लेनेटरी रिमेन्स बोल सकते हैं इसको, यानी प्लेनेट बनने के बाद जो बचा खुचा कचरा था वो इसके बीच में घूमता रहता है, और ये बेल्ट है, इसी को बोला जाता है एस्टेरॉयड्स बेल्ट। इसके बारे में हम लोग देखेंगे जब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये सारा चीज़ बना कैसे, यानी सोलर सिस्टम में सन बन गया, ये तो चलो ठीक है, एक बार भी फिर भी समझ में आ जाता है कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि नेबुला होता है, वो कंडेंस होता है, तो उस तरह से बन गया। बट सन बनने के बाद ये प्लेनेट और सेटेलाइट ये सब कैसे बना, तो इसके बारे में अलग अलग थ्योरी है जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए हम लोग इतना समझ लेते हैं कि ये मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है, यहाँ पे एस्टेरॉयड पाया जाता है, उसको एस्टेरॉयड बेल्ट बोलते हैं। ये उपग्रह के बाद बना हुआ जो रिमेन्स बचा हुआ है, उससे अपने आप को ये एक फुल प्लेनेट के रूप में कन्वर्ट नहीं कर पाया, बट तो ये एस्टेरॉयड के रूप में है। इसको अगर हिंदी में देखा जाए तो इसको क्षुद्र ग्रह बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। ठीक है, ये भी सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, और इनका साइज, अब एस्टेरॉयड और मीटियोरॉइड्स दोनों दोनों है क्या प्लैनेटरी रिमेन्स, ये भी वही है और ये भी प्लैनेटरी रिमेन्स भी है। तो फिर दोनों में अंतर क्या हुआ, तो इसका साइज जो है इसके कंपैरिजन में, मीटियोराइट्स के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली बड़ा होता है। उसका साइज एस्टेरॉइड्स का बड़ा होता है, वो मतलब प्लेनेट तो नहीं बना पाया, बट उसका साइज मीटियोराइट्स के कंपैरिजन में ज़्यादा बड़ा होता है, और ये सन के अराउंड ही रिवॉल्व करते रहता है। बट मीटियोराइट्स क्या है कि रिवॉल्व करते करते अपने ऑर्बिट को छोड़ के, यानी किसी भी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाता है। ठीक है, तो मीटियोराइट्स ये भी रॉकी रिमेन ही है, और इसका साइज मतलब 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर इस तरह का साइज होता है इसका। और जब तक ये यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है, सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, चक्कर लगा रहा है, तब तक ये मीटियोराइट्स है। और कभी कभी होता है कि ये अपना ऑर्बिट को छोड़ के, मीटियोराइट्स अपना ऑर्बिट को छोड़ के अर्थ के साइड, क्योंकि हम लोग अर्थ पर रहते हैं तो हम लोग मेनली फोकस अर्थ पर करेंगे, तो मीटियोराइट्स जब अर्थ के साइड बढ़ जाता है, अपना ये ऑर्बिट छोड़ के अर्थ के साइड आने लगता है, तो जब वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारने के बाद, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारने के बाद उसको हम लोग बोलते हैं मीटियोर्स। ठीक है, तो जब तक वो उसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा था तब तक वो मीटियोराइट्स था। जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारा तो बट एंट्री तो मार लिया, अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश कर लिया, लेकिन अर्थ तक पहुंच नहीं पाया, यानी एटमॉस्फेयर में ही जो एयर फ्रिक्शन है उसके कारण वो जल के ऊपर ही ख़त्म हो गया। तो ये हो गया हमारा मीटियोर्स। ठीक है, ये हम लोग देखते हुए होंगे कि कोई इस तरह से एकाएक आएगा और बीच रास्ते में लाइट ख़त्म हो जाता है, यानी तो वो होता है मीटियोर्स। ठीक है, तो मीटियोर्स भी मीटियोराइट्स है,
entering into earth atmosphere but not reaching the earth ground. So they burned before they reach the ground and turns into meteors dust. तो ये एक मीटियोर्स अभी जो सबसे रिसेंट, और ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है अगर अर्थ के सरफेस पे रीच कर जाए और कोलिजन हो जाए दोनों के बीच में, तो काफ़ी ये इम्पैक्टफुल कोलिजन होता है। अगर उसका साइज रीच करने के बाद भी, पहुंचने के बाद भी काफ़ी बड़ा रहा, तो ये काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। तो सबसे रिसेंट में जो हाल फिलहाल का है 2023 का, ये बहुत बड़ा साइज में था भी नहीं, मीटियोर्स यानी ऑलमोस्ट एक घर के साइज का था, इतना बड़ा ही था। और ये अर्थ के सरफेस से, ये रसिया के ऊपर आके फटा था। तो रसिया के एक शहर है, उसका नाम है चेलियाबिंस्क। तो उससे, उसके सरफेस से 5 किलोमीटर ऊपर ही फटा था, बट फिर भी उसके बाद बावजूद जो शॉक वेव क्रिएट किया, वो हिरोशिमा पे जो परमाणु बम गिराया गया था उसका 30 से लेके 40 गुना ज़्यादा इम्पैक्ट था। अगर वो अर्थ सरफेस से और कम हाइट पे फटता तो इम्पैक्ट ज़्यादा होता, लेकिन हाइट चूँकि 5 किलोमीटर था, फिर भी उस शहर के जितने भी घर थे, उसके खिड़की के कांच उस शॉक वेव के कारण टूट गए थे, और लगभग 1000 लोग घायल हुए थे। 1000 लोग घायल हो गए थे, और रसिया को उस टाइम मीडिया रिपोर्ट के हिसाब से लगभग $3 करोड़ का नुकसान हुआ था इसके कारण। ठीक है, तो हम लोग इसको देखते हैं किस तरह का आया था। जैसे ये आ रहा है, और आते आते एयर फ्रिक्शन के कारण उसमें आग लगता है, फिर उसके कारण प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के कारण वो ब्लास्ट हो जाता है। तो अभी तक हम लोग देख लिया कि जब तक वो चक्कर लगाते रहेगा तब तक मेटियोराइट्स, और एंट्री मारने के बाद, अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री मारने के बाद अर्थ तक जब नहीं पहुंच पाएगा तो उसको मेटियोर्स। अब ये मेटियोराइट्स का है, पहला था मेटियोरॉइड्स, मेटियोर्स, और अब मेटियोराइट्स। तो मेटियोराइट्स का है कि ये रॉकी रिमेन जो कि एंटर मारने के बाद, पूरा स्पेस में ट्रैवल करने के बाद अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए, अर्थ सरफेस तक पहुंच जाए, तो इसको हम लोग बोलते हैं मीटियोराइट्स। और इसका जो कोलिजन होता है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है, और धरती पे से डायनासोर ख़त्म करने में, डायनासोर का जो स्पीसीज था उसको एक्सटिंक्ट करने में एक मीटियोराइट्स का ही हाथ था, जिसके टक्कर की वजह से ये मैक्सिको का जगह है, वहाँ पर चिक्लू क्रिएटर का निर्माण हुआ था। यही, ये साइज जो था, चूँकि अभी हमने बताया था कि इसका साइज सिग्निफिकेंटली बड़ा होगा तो ज़्यादा कॉलिजन करेगा, टक्कर करेगा। जैसे कि ये रस्सिया के ऊपर जो फटा था वो मात्र एक घर के साइज़ का था, बट ये जो डायनासोर को जो हटाया, ख़त्म कर दिया था, जिसके टक्कर के कारण डायनासोर ख़त्म हो गए थे, इसका साइज़ ऑलमोस्ट एक फुटबॉल ग्राउंड के इतना था। तो साइज़ इसका काफ़ी बड़ा था, और उसके टक्कर के कारण, कोलिजन के कारण इतना इम्पैक्ट हुआ कि अर्थ का जो आउटर एटमॉस्फेयर है और बाहरी जो परत है, वो परत ही ख़त्म हो गई। और वो हम लोग कभी बाद में डिटेल में इसका डिस्कस करेंगे कि डायनासोर कैसे ख़त्म हुआ, तो वो अभी हमारा टॉपिक नहीं है यहाँ का। तो बस हम लोग यहाँ तीनों के बीच में अंतर समझना है कि मीटियोराइट्स क्या है, मीटियोर्स क्या है, और मीटियोराइट्स क्या है। ठीक है, अब इसके अलावा एक होता है कॉमेट्स, पुच्छल तारा जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या होता है वो भी एक बार हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो इसका कोई, पहली बात तो कि इसका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट, पुच्छल तारा डिस्कस करने से पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं कि चूँकि अभी हम लोग देखा था कि मीटियोराइट्स का जो टक्कर है वो हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है, कि एक पूरी की पूरी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाए उसके कारण। तो इसको मॉनिटर करने के लिए नासा के द्वारा एक मिशन है, जो कि इस तरह के जो ऑब्जेक्ट है उसको बोला जाता है नियर अर्थ ऑब्जेक्ट। तो वो नियर अर्थ ऑब्जेक्ट को मॉनिटर करते रहती है,
और उसमें ये पॉसिबिलिटी देखते रहते हैं कि कौन पोटेंशियली अर्थ से कोलाइड कर सकता है और कौन नहीं कर सकता। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कॉमेट के बारे में, पुच्छल तारा। तो कॉमेट क्या है? तो कॉमेट को सबसे पहले हिंदी में हम लोग बोलते हैं धूमकेतु। धूमकेतु, और ये भी मतलब वो जैसा नेबुला था, बहुत छोटा लेवल पे धूल और गैस का जो स्पेस डस्ट होता है, स्पेस डस्ट क्लाउड से बना हुआ होता है, और इसका कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं होता। ऑर्बिट इसका फिक्स्ड नहीं होता है, कहीं भी घूमते रहता है। और जब ये भी जब अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा होता है, और जब अर्थ के थोड़ा नज़दीक जाता है तो इसका जो आउटर सरफेस होता है वो अर्थ के हीट के कारण गैस में बदल के पिघल जाता है, निकल जाता है। तो ऐसा जब वो प्रतीत होगा कि जब वो चल रहा होता है तो इस तरह से मान लो कि इस तरह से वो चल रहा है, इस तरह का उसका सरफेस है, और चलते चलते वो पीछे इस तरह का वो टेल टाइप का छोड़ते जाएगा, पूंछ टाइप का बनता जाएगा, इसलिए इसको हम लोग पुच्छल तारा भी बोलते हैं। ठीक है, तो जब ये सूर्य के समीप से गुजरता है तो गर्म होकर इसकी जो बाहरी परत है पिघल कर गैस के फुहारे निकलने लगते हैं, जिससे पूंछ जैसी संरचना का निर्माण होता है, और इस कारण से इसको पुच्छल तारा ही बोलते हैं। तो हमारे जो जानकारी में सबसे इम्पोर्टेंट है पुच्छल तारा, वो उसका नाम हेली है, और ये इसका जो लगभग 76 साल में एक बार ये हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा फेमस पुच्छल तारा है। इसके अलावा भी और भी जैसे बोप हो गया, एंकी हो गया, इस तरह के बहुत सारे लगभग सोलर सिस्टम में 1 लाख से ज़्यादा कॉमेट हैं, 1 लाख से ज़्यादा कॉमेट पुच्छल तारे हैं। तो ये सब जो सेलेस्टियल बॉडी हमारे प्रेजेंट है हमारे सोलर सिस्टम में, उसको हमने डिस्कस किया। अर्थ, उसके बाद प्लैनेट कौन कौन सा है, उपग्रह क्या है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर इंडिविजुअल जो मेंबर है सोलर सिस्टम का, जैसे सूर्य हो गया, ग्रह हो गए 8 हो, उसके बाद उपग्रह हो गए। तो उपग्रह चूँकि इस नंबर में बहुत ज़्यादा है तो जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस कर लेंगे। बट ये 8 ग्रह हैं, तो इनका सारा प्रॉपर्टी कि क्या कैसे उसकी संरचना है, उस पर किस तरह का एनवायरनमेंट है, किस तरह का एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, किस तरह का वहाँ मटेरियल है, ये सब को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले कि ये सब बना कैसे, तो बना कैसे किसी को नहीं पता, और बट जब नहीं पता होता तो हम लोग उसके बारे में थ्योरी देते हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरी हैं सोलर सिस्टम से के क्रिएशन से रिलेटेड, तो हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कैसे प्लैनेट बना, कैसे सैटेलाइट बन गया, कैसे बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट कहाँ से आ गया, तो ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक, इस एक एस्टेरॉयड किस तरह का होता है, मीटियोराइड्स, जब मीटियोर्स गिरता है अर्थ तक नहीं पहुंच पाता है तो उसको मीटियोर शावर बोलते हैं, ये सब। ठीक है, चलिए धन्यवाद। बाकी अब इसके बाद हम लोग आगे का चीज़ नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए धन्यवाद।